अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये जो न्यू एडिशन आया है फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका सेकंड टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आज हम इसे बुक के अकॉर्डिंगली समझेंगे और जो इसकी हेडिंग्स वगैरह हैं उन्हें भी हाईलाइट करेंगे बुक के ऊपर से ही। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। उसके बाद इसे जो है बुक के ऊपर से ही रीड करके इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से बन रहे होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो डेफिनेशन है उसे समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो एक प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क को आप यूँ समझें कि फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करके हमने किसी चीज़ को बनाना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट से लेकर उसके डिप्लॉयमेंट तक आप उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उसके अंदर जो भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर आता है वो इसी SDLC के जो प्रोसेस है इसी से गुजर के ही जाता है। तो ये एक कंप्लीट पाथ है या आप इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर कह सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। जैसा कि इसकी मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर होता है। इसके अलावा आपको एक पूरा पाथ फ्लो ऑलरेडी पता होता है कि हमने ये काम करने हैं और इसके बाद ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही सारा कुछ करते हैं, तब जाकर एक पूरा घर तैयार होता है। तो इसी तरह सबसे पहले इसके अंदर भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर भी ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, शुरू से लेकर एंड तक जो है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का मुकम्मल एक प्रोसेस है। अब इसके अंदर जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसके जो 6 स्टेप हैं वो हैं। तो उन 6 स्टेप को वन बाय वन हम यहाँ पर समझेंगे बारी बारी से। उसकी जो है कंप्लीट जो है मैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। बहुत सारी जो डायग्राम्स हैं यहाँ भी जो आपको वाइट बोर्ड के ऊपर डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसके अंदर 7 स्टेप होंगे। कुछ जो हैं बुक्स के अंदर इसके 8 स्टेप हैं, लेकिन जो बेसिक जो स्टेप्स हैं या जो मेन स्टेप हैं वो सिर्फ 6 ही हैं। तो हम उन 6 स्टेप्स को बुक के अकॉर्डिंगली समझेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बुक के ऊपर और वहाँ पे इसे स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं उन्हें भी वहाँ पे देखते हैं। तो ये मैंने बुक ओपन कर ली है, PDF फॉर्मेट के अंदर मेरे पास पड़ी है। तो इसकी जो हम यहीं पे जो इसकी जो इसकी डेफिनेशन वगैरह बनती जाएंगी उन्हें भी हम अंडरलाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। Software development life cycle is a framework that defines the process used by organization to build an application from its initial concept to its deployment and maintenance। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो एक पूरे प्रोसेस को डिफ़ाइन कर रहा है। इसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस्तेमाल करती हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बना रही है तो पहले वो कोड करना शुरू कर दे, उसके बाद वो उसकी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करे या उसकी जो है उसकी रिक्वायरमेंट इकट्ठी की ना हो, सीधा उन्होंने कोड करना शुरू कर दिया हो। ऐसा नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर को बनाने का मुकम्मल प्रोसेस है वो 1 बाय 1 स्टेप के ज़रिए से चलता है। पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद ये होगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ली जाएंगी, जो आपका क्लाइंट है या यूज़र है उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी जाएगी, उससे रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट को
किसी मॉडल के अंदर डेवलप किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद उस मॉडल की जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी कोडिंग की जाएगी। सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे आने वाले जो एरर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनकी मेंटेनेंस की जाएगी। तो ये एक फ्लो है, एक स्ट्रक्चर है जो वन बाय वन स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव करता है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गोल या पर्पस समझ लें। SDLC का पर्पस क्या है, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पर्पस क्या है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसे देख लें। तो सबसे पहले उसका पर्पस है डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स अगर आप चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आपको उसने दी हैं या जो कस्टमर के जहन के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर आप रीच करना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद है रीच कंप्लीशन विद इन अ टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स। तो अगर आपने कॉस्ट एफिशिएंट रहना है या कॉस्ट को पहले से ही प्रिडिक्ट करना है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसके लिए भी आपको यही मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उसकी कॉस्ट को जो है वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट जो है आपकी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खर्च हो जाएगी। उसके अलावा जो फोर्थ इसका पर्पज़ है वो है वर्क्स एफिशिएंटली। अगर आप एफिशिएंट वर्क चाहते हैं, थोड़े अरसे के अंदर ज़्यादा काम जो है आप करना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोसेस के तहत ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है उससे एक्सप्लेन किया गया है कि फ्रेमवर्क क्या है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क जो है वो एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है, एक समझ लें कि एक पाथ है जिसको आपने फॉलो करना है। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ये भी एक फ्रेमवर्क ही है। इसी तरह और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं बहुत सारे कामों को करने के लिए। जो पहले मैंने आपको घर की एग्जांपल दी थी वही आप ले लें। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो उसके लिए आप ये नहीं करेंगे कि आप ईंटें भी खुद ही बनाएंगे, उसके लिए जो और मटेरियल इस्तेमाल होता है सीमेंट वगैरह वो भी आप खुद ही बनाएंगे, नहीं, आप उसे बाय करेंगे और वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह फ्रेमवर्क के अंदर भी यही होता है कि उन्होंने जो भी फ्रेमवर्क हो उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने होते हैं। आपने उन्हीं कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके, उन्हीं पार्ट्स को इस्तेमाल करके आपने एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। तो फ्रेमवर्क जो है एक पाथ है जो रीयूजेबल है, उसे आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके अपना सॉफ्टवेयर भी बनाना है। जो ये SDLC है ये भी एक फ्रेमवर्क ही है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए फ्रेमवर्क इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एक कॉन्सेप्ट ही है। प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड टूल्स, कोई टूल भी हो सकता है। तो कोई ना कोई टूल हो सकता है दैट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो ये कोई ना कोई या तो कॉन्सेप्ट होगा या टूल्स होंगे या प्रैक्टिसेस होंगी। यहाँ पर नीचे एग्जांपल के अंदर आपको उन्होंने एक फ्रेमवर्क टूल दिया हुआ है Django, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। फ्रेमवर्क लाइक Django पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बिल्ट इन जो है लॉगिन का पेज, यूज़र साइन अप का पेज या ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी कंपोनेंट्स बने होते हैं जिनको जो यूज़र्स हैं इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर लेते हैं। उन्हें स्क्रैच से चीज़ों को बिल्ड करना नहीं पड़ता। तो ये है फ्रेमवर्क की डेफिनेशन। यहाँ तक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन है और ये उसकी एग्जांपल है। ये फ्रेमवर्क की डेफिनेशन और एग्जांपल होगी। अब मज़ीद जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो 6 स्टेप्स हैं
हम उन्हें समझते हैं वन बाय वन, एक एक स्टेप को हम डायग्राम के ज़रिए भी समझेंगे और उनके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनके अंदर हो रही हैं और कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। तो अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो 6 स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो हमने क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट को गैदर करना है वो कैसे करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल तरीके बताए गए हैं बुक के अंदर भी कि हमने अपने क्लाइंट से कैसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। क्लाइंट के जो जहन के अंदर प्रोडक्ट है, जो क्लाइंट जो चीज़ बनवाना चाहता है, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर देखना है। बेसिकली जो इस स्टेप का पर्पस भी यही है कि जो गैप है क्लाइंट के और डेवलपर के दरमियान उसको फिल अप किया जा सके, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो जो रिक्वायरमेंट दे रहा होता है उसकी लैंग्वेज और होती है और जो डेवलपर है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और है। तो इनको जो है फिल अप करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ये स्टेप बनाया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो क्लाइंट अपनी ज़ुबान के अंदर या जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसके अंदर जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को वो प्रोवाइड करता है, एक डेवलपर या एक जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को डेवलपर की जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसे कन्वर्ट करता है और उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि वो इसे जो इनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसे समझ सके। तो बुक के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे इसे रीड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। इन दिस इनिशियल फेज़, ये एक स्टार्टिंग फेज़ है। द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू अचीव। यहाँ पर बेसिकली पर्पस क्या है, गोल क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर की जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है, क्लाइंट की क्या ज़रूरियात हैं, उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। और ये सारा प्रोसेस ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ही होगा। यहाँ पर बेसिकली 3 से 4 जो हैं वो स्टेप होते हैं, वो नीचे यहाँ पर की स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 3 वे लिखे हुए हैं। वैसे इससे ज़्यादा भी यहाँ पर होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं और भी 2-3 जो हैं जो की फेज़ होते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं उनको हम रीड आउट करते हैं। यहाँ पर जो है 3 जो हैं की एक्टिविटीज़ दी गई हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है इंटरव्यूज़ होते हैं आप क्लाइंट के साथ। जो डेवलपर्स हैं वो क्लाइंट्स के साथ क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा सर्वेज़ होते हैं, ऑनलाइन सर्वेज़ होते हैं या ऑफलाइन फ़िज़िकल सर्वेज़ होते हैं, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए जो है क्लाइंट के साथ गुफ्तगू की जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑब्ज़र्वेशन। तो ऑब्ज़र्वेशन के अंदर क्या होता है, जितना भी सॉफ्टवेयर बिल्ड होता जाता है साथ साथ उसका जो मॉडल है या उसकी जो प्रोटोटाइप है जो बिल्ड हो रही होती है उसकी इंटरेक्शन करवाई जाती है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट उसे यूज़ करता है और उसे देखता है कि क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं। यहाँ पर स्टेटमेंट में भी यही लिखा है, वाचिंग हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद द करंट सिस्टम। जितना भी सिस्टम जो करंट सिस्टम है बिल्ड हो चुका है या उसका जो मॉडल बन चुका है उसको क्लाइंट के साथ उसकी इंटरेक्शन करवाई जाती है और देखा जाता है कि ये क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट अप कर रहा है या नहीं। तो अगर तो नहीं कर रहा तो उसके अंदर फिर इम्प्रूवमेंट की जाती है। तो जो थर्ड स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या है, जो जितने भी प्रीवियस सॉफ्टवेयर पहले तैयार हो चुके हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया जाता है। जैसे कोई अगर एक सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, तो अगर जितने भी पहले लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुके हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे जो डेवलपर्स हैं वो उसे क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, ताकि जो क्वालिटी है, इनपुट आउटपुट की जो क्वालिटी है उसे इन्हेंस किया जा सके। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी भी 2 टाइप्स हैं। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है।
रिक्वायरमेंट की जो है दो टाइप्स होती हैं। रिक्वायरमेंट दो किस्म की हो सकती हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट डेवलपर्स ने गैदर की हैं वो दो टाइप्स की होंगी, या वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसका किसी एग्ज़ाम्पल के साथ, बल्कि यहीं पे जो एग्ज़ाम्पल दी गई है उसी के साथ हम इसे समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो हमने बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या होंगी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसकी ये होंगी कि यूज़र की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके अंदर यूज़र्स होंगे, आप होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो वो कोई बुक जो है वो वहाँ से लेंगे और उससे बुक को बोरो करेंगे और फिर वहाँ पर उनका डेटा रिकॉर्ड रहेगा और वो फिर कुछ पीरियड के बाद 15 डेज़ के बाद या 1 मंथ के अंदर अंदर वो उस बुक को वापस करेंगे। मेन जो फंक्शनैलिटी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की वो क्या है? मेन फंक्शनैलिटी है बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और उन्हें वापस कलेक्ट करना, ताकि जो यूज़र हैं उन्हें उसे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को इस्तेमाल कर सकें। ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसकी फंक्शनल जो उसकी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन वो ये है बुक्स। तो इसके अलावा नॉन फंक्शनल क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो फंक्शनल से हट के हों, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हट के जितनी भी चीज़ें होंगी वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगी। जैसे कि परफॉर्मेंस है। अब लाइब्रेरी के अंदर, हाँ, लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो आप 24/7 रखते हैं कि लाइब्रेरी जो है 24 घंटे जो है ओपन रहेगी। ये उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। कहीं पे लाइब्रेरी में ये होगा कि वो सिर्फ स्कूल टाइम के अंदर या कॉलेज के अंदर ओपन होगी 6 से 7 घंटे और उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ये उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये हर किसी की अपने मुताबिक वो सेट करेगा जो भी उसने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देनी है। इसी तरह पहले मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल जो घर की दी थी। घर का बेसिकली पर्पस क्या है? एक जो है घर की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? घर की डेकोरेशन होगी, घर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। घर का जो बेसिकली पर्पस है वो क्या है? एक जो है छत प्रोवाइड करना, जो ये बेसिक नीड है। तो इसके अलावा जो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो उसकी क्या होंगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं। जो रिक्वायरमेंट गैदर होंगी उनकी दो टाइप्स होंगी, या तो वो फंक्शनल होंगी या नॉन फंक्शनल होंगी। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शन ऑफ द सिस्टम। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्राइब करती हैं स्पेसिफिक बिहेवियर। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की मैनेजमेंट जो है ये एक स्पेसिफिक टास्क है जो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन होगी। दीज रिक्वायरमेंट आउटलाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड इंक्लूड टास्क, सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटीज दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म। ये वाली जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये परफॉर्म होंगी तो सिस्टम जो है एक्यूरेटली वर्क करेगा। इनका परफॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर ही सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मैं आपको लाइब्रेरी की एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ। आप इसकी एग्जांपल को इसी तरह लिख सकते हैं। यूज़र की रजिस्ट्रेशन करना, बुक बोरो करना या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ये सारी क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूज़र वहाँ पर रजिस्टर होगा, उसका कोई कार्ड बनेगा, उस कार्ड को वो इस्तेमाल करके बुक बाय करेगा। बुक लेकर उस बुक की जितनी भी मैनेजमेंट है, बुक कब ली गई थी, उसकी जो है कोई उसके लिए सिक्योरिटी पे की गई थी या नहीं की गई थी, वो सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो ये इसकी सारी क्या होंगी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। अच्छा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? लिमिटेशंस होती हैं। जितनी भी लिमिटेशंस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी वो उसके कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। तो ये क्या है जी? जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगे। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है सॉफ्टवेयर की, वो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसके ऊपर जो लिमिटेशंस हैं, उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो क्या हैं? वो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर फिर परफॉर्मेंस का आ गया है ऑप्शन। तो
परफॉर्मेंस यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो कितने यूज़र्स को हैंडल कर सकता है एक ही टाइम के अंदर। आपका सॉफ्टवेयर 1000 कर सकता होगा, 1 लाख कर सकता होगा। ये जितनी आपकी कैपेसिटी है सॉफ्टवेयर की, जितने आपके यूज़र्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेट करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंगली आपने इसे सेट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके कस्टमर कितने हैं तो आप उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे सेट कर सकते हैं कि इतने जो पर्सन हैं इसे एट ए टाइम इसे जो है सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी। इसी तरह रिलायबिलिटी क्या है, सॉफ्टवेयर कितनी देर तक अवेलेबल है, 24/7 है, डे के अंदर 4-5 घंटे अवेलेबल है। ये भी रिलायबिलिटी भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे कितना इन्हेंस करना चाहते हैं या कितना उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपकी कोई भी पाबंदी नहीं होगी। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह सिक्योरिटी भी है, आप उसके ऊपर कौन कौन सी इंक्रिप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी पैरामीटर्स, कौन कौन सी फायरवॉल्स को अनेबल करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनको आप नहीं भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो सॉफ्टवेयर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट से। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हैं, जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स से हट के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या आ जाता है जी, डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग क्या है, द डेवलपर प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। डिज़ाइनिंग क्या डिफ़ाइन करती है, आपका सॉफ्टवेयर जो है दिखेगा कैसा, आपका सॉफ्टवेयर होगा कैसा। तो उसके 4 स्टेप्स हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन क्या है जी, to show how different parts of the software will connect and work together। यहाँ पर बेसिकली हम एक डायग्राम के ज़रिए से या फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम डिफ़ाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर के मल्टीपल जो पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर के जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आपस में उनकी कैसे कम्युनिकेशन होगी। जैसे कि आपकी जो लाइब्रेरी की ही आप एग्जांपल ले लें, लाइब्रेरी की जो यूज़र की इन्वेंट्री है, यूज़र ने एक प्रोडक्ट बाय की या एक बुक यूज़र लेकर गया, तो उसकी जितनी भी इन्वेंट्री है वहाँ पर वो आपके पास स्टोर होगी। वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी, सॉफ्टवेयर आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो सारी की सारी जो कनेक्शंस हैं वो आपने फ्लो चार्ट या डायग्राम या डिज़ाइन के ज़रिए से आपने उसे अंडरस्टैंड करना है या अपने यूज़र को उसे समझाना है। उसके लिए एक फ्लो चार्ट आपने तैयार करना है, एक डायग्राम तैयार करनी है। इसी तरह डेवलप ए मॉडल, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बेसिकली प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे, एक जो है उसका डमी सॉफ्टवेयर या उसकी जो एक प्रोटोटाइप, इसे जो है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं, एक मॉकअप सॉफ्टवेयर होगा जो कि थोड़ी सी उसकी जो ओवरऑल उसकी वर्किंग होगी उसे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा प्लान एंड आर्किटेक्चर्स, आप प्लान तैयार करेंगे, प्लान्स को बनाएंगे कि आपके सॉफ्टवेयर का पूरा फ्लो जो है वो कैसे वर्क करेगा। डिज़ाइन के ज़रिए से उसे समझाएंगे कि डिज़ाइन ड्रामेटिकल शक्ल में आप बताएंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर का ये वाला पार्ट वर्क करेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन के ज़रिए से समझाएंगे। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जो स्टेप था उसके अंदर जो आपने कलेक्ट की थी उसे यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएंगी। वो रिक्वायरमेंट जब आपका मॉडल बन के तैयार होगा, जब आपकी प्रोटोटाइप बन के तैयार होगी तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी, स्पेसिफाई हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट जो होंगी वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी कि ये चीज़ हमारी बनेगी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी, स्पेसिफाई हो जाएंगी। वहाँ पर रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकेगी। जहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वहाँ पर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट में भी कस्टमर की जो है या क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट बदल जाए, वहाँ पर चेंजिंग पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी, स्पेसिफाई हो जाएंगी, उनमें चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होने के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है वो है कोडिंग। अब हमने एक्चुअली सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा, थ्रू कोडिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने
उसे बिल्ड करना है। तो कोडिंग का जो है वो इसकी रीड आउट कर लेते हैं और इसे पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड हाउ इट शुड लुक, प्रोग्रामर ट्रांसलेट दिस स्पेसिफिकेशन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी स्पेसिफिकेशन, जो भी डिज़ाइन हमारे पास बन के आया है, उसे प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसे बना देगा। जो भी डिज़ाइन हमारे पास डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर बनकर तैयार हुआ है, उसे क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसे बना दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को जो है मल्टीपल टाइम, मल्टीपल जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ टेस्ट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाएगी, उसके अंदर बग्स हैं, जो एरर्स हैं, उन सब को निकाला जाएगा। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट करने से पहले ही उसकी मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कोई मिस्टेक्स हैं, जो भी कोई सिंटैक्स एरर्स हैं या लॉजिकल एरर्स हैं, उन सब को वहाँ से निकाला जा सके। टेस्टिंग यहाँ पर हम इसे पढ़ भी लेते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स, एरर्स और इश्यूज। यहाँ पर क्या करने हैं, हमने आइडेंटिफाई करने हैं एरर्स को, बग्स को और इश्यूज को। थिंक ऑफ इट एज ए क्वालिटी चेक टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। हमने जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर को वर्क करना चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर जो भी एरर्स होंगे उसे जो प्रोग्रामिंग टीम होगी उसे रिजॉल्व करेगी। तो हमारे यहाँ पर 4 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, टेस्टिंग की भी जो है वो टाइप्स हैं। सबसे पहले है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शन जो कर रहा है सॉफ्टवेयर वो क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट को टेस्ट करेगा। जो सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी वो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर वहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है ये क्या होगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को टेस्टिंग किया जाएगा। कैपेबिलिटीज टेस्टिंग भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ही टेस्ट करेगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, डिप्लॉयमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसे हमने यूज़र के लिए अवेलेबल करना है या हमारे क्लाइंट के लिए। समझ लें कि जब एक इसकी एग्जांपल, आप रियल टाइम एग्जांपल ये ले लें कि आपने जो घर है वो तामीर कर लिया है, घर बना लिया है, अब उसकी जो की है आपने वो क्या करना है, आपने उसके जो मालिक है उसको देनी है, उसके हवाले करनी है। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट क्या है, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी एप्लीकेशन है, ऐप है, तो आप उसे क्या करेंगे, प्ले स्टोर के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे, यूज़र्स के लिए अवेलेबल कर देंगे। अगर किसी क्लाइंट का प्राइवेट सॉफ्टवेयर है तो आप उसे उसके सर्वर के ऊपर या उसके सिस्टम के ऊपर उसे आप इंस्टॉल करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट क्या है जी, डिप्लॉयमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज़र टू एक्सेस एंड यूज़। हमने क्या करना है, इसे यूज़र्स के लिए या क्लाइंट के लिए अवेलेबल कर देना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंस्टॉलेशन होगी। इंस्टॉलेशन क्या है, सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम के ऊपर, किसी सर्वर के ऊपर, किसी जो है क्लाउड के ऊपर हमने उसे क्या करना है, डिप्लॉय कर देना है, उसे वहाँ पर पब्लिक कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है कि जब आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे तो उस वक्त आप उसकी जो सेटिंग्स हैं वो क्या क्या सेट करेंगे, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। वो जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करने लगेंगे तो वहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की कुछ सेटिंग्स होंगी, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना। यहाँ पर मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। द सॉफ्टवेयर इज़ एडजस्ट टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक नीड्स होती हैं यूज़र्स की, जिनके लिए उसे फिट होना ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर का। इट कैन इंक्लूड सेटिंग अप यूज़र परफॉर्मेंस, नेटवर्क सेटिंग्स एंड डेटाबेस कनेक्शंस। जितनी भी कनेक्शंस हैं, जितनी भी जो परफॉर्मेंस है, सेटिंग्स हैं, उनको आप क्या करेंगे, जब आप करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। नेटवर्क सेटिंग्स होंगी, सॉफ्टवेयर कनेक्शन कैसे सॉफ्टवेयर का बिल्ड होगा, इसके अलावा यूज़र उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। डेटाबेस कनेक्शन कैसे होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा स्टोर होगा
वो किस जो प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर होगा, किस डेटाबेस को यूज़ करेगा और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगी। उसके अंदर क्या होगा, टेस्टिंग इन द रियल टाइम, रियल वर्ल्ड क्या होगा जी, टेस्टिंग होगी सॉफ्टवेयर की रियल वर्ल्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे होगी, जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसे मल्टीपल तरीक़ों से उसे टेस्ट करेंगे रियल टाइम वर्ल्ड के अंदर। जो यूज़र्स होंगे उसे डिप्लॉयमेंट के बाद भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन की गलत होने की वजह से। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की गई तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एरर्स देना शुरू कर देता है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने में इश्यूज़ आते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे होंगे तो बाज़ औक़ात क्या होता है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। तो इनको दूर करने के लिए, इन एरर्स को दूर करने के लिए रियल टाइम टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर को रियल इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है जी, मेंटेनेंस है सॉफ्टवेयर की अपडेशन। सॉफ्टवेयर के अंदर टाइमली अगर कोई एरर आ जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई न्यू चीज़ उसके अंदर ऐड करनी पड़ जाती है फ्यूचर के अंदर, तो वो उसकी क्या होगी, मेंटेनेंस होगी, उसकी अपडेशन होगी। सॉफ्टवेयर की अपडेशन ही और असल में सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस है। हम देखते हैं अक्सर जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, उनके वर्जन्स होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि वर्जन 0.01 चल रहा है, फिर उसके बाद 0.02 आ जाता है। तो ये वर्जन्स क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम बाय टाइम जितने भी एरर्स आते रहते हैं, उनको क्या करते हैं, उन्हें जो डेवलपर्स हैं उन्हें रिज़ॉल्व करके सॉफ्टवेयर को अगेन डिप्लॉय करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की क्या होती है, मेंटेनेंस होती है। यहाँ पर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, इन दोनों लाइंस को आप रीड आउट कर लें, यही बातें इसके अंदर भी मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मज़ीद जो है जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह टाइमली जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।